गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान की वीडियो को लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम निम्नलिखित पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 1 है दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका। नेक्स्ट है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं। एंड लास्ट पॉइंट है भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। इन पॉइंट्स को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मनुष्य स्वभाव से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा, यानी हर चीज़ को, हर प्रश्न को जानने की इच्छा रखता है मनुष्य। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाली घटनाओं में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। आइए एक जिज्ञासु बालिका सीमा द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। सीमा कभी अपनी माँ से पूछती है कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने से या उसे ऊपर से छोड़ने पर हमेशा ज़मीन पर ही क्यों गिरती है। जैसा कि आप भी समझ सकते हैं, सपोज ये ढक्कन है पेन का, ठीक है, इसको अगर हम ऊपर से नीचे डालेंगे तो क्या होगा, यानी ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे ही गिरेगा ना। इसी तरह से ये तो पेन का ढक्कन है छोटा सा, या इससे भी छोटी चीज़ या इससे बड़ी चीज़, आकार में बड़ी हो या छोटी हो, कम वजन की हो या ज़्यादा वजन की, हर चीज़ ऊपर फेंकने पर नीचे ही गिरती है। इसका क्या कारण है? यही सीमा नाम की जो बच्ची है, यानी छात्रा है, वो पूछ रही है अपनी मम्मी से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है सीमा का कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है, छोटे बच्चों को वैज्ञानिक फैक्ट नहीं पता होते हैं, साइंटिफिक रीज़न नहीं पता होती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों को जानने की इच्छा होती है और इसी तरह से वो नॉलेज गेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही कैसे बनता है। फ्रिज में सामान ठंडा कैसे हो जाता है। चिड़िया कैसे उड़ती हैं। हम लोग जब छोटे थे, हम लोगों के अंदर भी यही क्वेश्चन हुआ करते थे, आखिर चिड़िया क्यों उड़ती हैं, आखिर हम क्यों नहीं उड़ते हैं, ऐसा क्या है, काश हम भी उड़ते, है ना। ये सारे क्वेश्चन जब हम छोटे थे, हम लोगों के माइंड में भी आए थे, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे माएँ पढ़ी लिखी होती हैं तो साइंटिफिक रीज़न बता देती हैं, बट अगर मम्मियाँ पढ़ी लिखी नहीं हैं तो साइंटिफिक रीज़न नहीं बता पाती हैं, सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं बता पाती हैं जिससे बच्चा सेटिस्फाई हो जाए। तो वही यहाँ भी हुआ है। सीमा ने अपनी मम्मी से ये सारे क्वेश्चंस पूछे, पर सीमा की मम्मी ने सही आंसर नहीं दे पाए, ठीक है ना। तो उसकी माँ ने कहा आप अपनी शिक्षिका से पूछ लीजिए, ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ, सीमा ने वही सवाल कक्षा में अपनी शिक्षिका से पूछा। तो शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि आपके सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित हैं, है ना। मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता, ये उत्सुकता मतलब तीव्र इच्छा होती है। और यह उत्सुकता कैसे होती है, छूने से, सुनने से, देखने से, स्पर्श करने से और चखने से, ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही होती हैं। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और विज्ञान इन सवालों को उत्तर देने की कोशिश करता है। और जो भी हमारी उत्सुकता बस हमारे जो ब्रेन में क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उनका अगर हमें सही सेटिस्फैक्शन का आंसर मिल जाता है तो मेरा मन संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सीमा ने कहा ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवाल का उत्तर दे देता है। नहीं, सीमा की मैडम ने कहा था कि यह उत्सुकता देखने, छूने, स्वाद चखने व सुनने के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है ना। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। सीमा ने कहा कि ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन प्रश्नों का उत्तर देता है, ठीक है। शिक्षिका बोली कि यह जानने के लिए हमें समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। वे जिस समस्या का हल उन्हें जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, यानी सबसे पहले
उससे उस चीज़ को देखते हैं सूक्ष्म तरीके से और उससे संबंधित सभी जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं। जानकारी के द्वारा वे उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। एक कहानी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है बच्चों। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि ये विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। प्रयोगों के द्वारा ही हम सबसे अच्छे समाधान पर पहुंचते हैं। अगर रिजल्ट बार बार प्रयोग करने पर एक ही आता है तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल राइट है, ठीक है। शिक्षिका ने बताया कि जैसे सीमा का सवाल है, वस्तुएं हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरती हैं। आप रोज देखते हैं ना, आप रोज देखते हैं कि कोई भी चीज़ को आप फेंकेंगे, कागज़ है, पत्थर है और कोई भी कपड़ा है, रबर है, एनीथिंग, जो भी हम फेंकेंगे आखिरकार वो नीचे ही गिरती है ज़मीन पर। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीज़न? अगर आप कोई भी चीज़ हवा में उछालें या फेंकें वह भी ज़मीन में गिरेगी। ऐसा, और सबसे बड़ी बात है ये हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ही घर में हो रहा है। ऐसा आप किसी भी प्लेस पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि हर चीज़, छोटी बड़ी, हल्की भारी, सब चीज़, सारी चीज़ें ज़मीन पर ही आकर गिरती हैं। यह जानने के लिए आपको कई तरह की वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों, अगर आप ऐसा करें तो पाएंगे कि हर वस्तु, कहने का मतलब अगर आप प्रयोग करके देखते हैं तो आप पाएंगे कि हर चीज़, छोटी बड़ी, हल्की भारी, पत्ती, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि, कोई भी चीज़ को ले ले, किसी भी जगह पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हर चीज़ ऊपर फेंकने पर आखिर नीचे ही आती है, ठीक है। इसे देखकर महान वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक? सर आइजैक न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। यानी पृथ्वी एक बल लगाती है हर चीज़ों पर, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर फेंकी हुई चीज़ जमीन पर ही आ जाती है। एक चुम्बक की तरह से एक कार्य करती है। जैसे चुम्बक हर लोहे की हर प्रोडक्ट को अपनी ओर खींचती है, उसी तरह पृथ्वी भी हर चीज़ को, यानी हर तरह की चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, खींचती है। आगे देखते हैं बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर हर चीज़ फेंकने पर, कोई भी चीज़ फेंकने पर पृथ्वी पर क्यों गिरती है, ठीक है। तो क्यों गिरती है? पृथ्वी एक बल लगाती है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। उसी बल के कारण हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। सीमा अपने प्रश्न का इतना सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई। फिर आगे देखते हैं, शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज़्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न स्टेप या चरण के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। आप ये वैज्ञानिक पहचानिए कौन से? ये सर आइजैक न्यूटन है, ठीक है। इन्हीं ने ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले इन्हीं ने पता लगाया था कि हर चीज़ पृथ्वी पर क्यों आकर गिरती है। इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी एक बल लगाती है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। वैज्ञानिक चरण कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा रखना, प्रश्न करना, ठीक है। और सेकंड है परिकल्पना करना, एंड थर्ड है परीक्षण करना, उसका टेस्ट करना, निरीक्षण करना या विश्लेषण या वर्गीकरण, अभिलेखन करना, पुनर्विचार करना, एंड 7th है निष्कर्ष निकालना, एंड 8th है नए प्रयोग करना। ये वैज्ञानिक चरण है, ठीक है। सीमा अब विज्ञान के बारे में और अधिक जानने की उत्सुक थी, क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन का आंसर इतना अच्छा साइंटिफिक, मतलब इतने अच्छे तरीके से बता दिया जाता है या साइंटिफिक तरीके से बता दिया जाता है
जिससे पूछने वाला बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, और उसे और भी उस सब्जेक्ट से या विज्ञान से इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही है कि सीमा को और अधिक जानने की मतलब इच्छा बढ़ जाती है। उसने पूछा विज्ञान ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, तो आप देखेंगे विज्ञान ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन, यानी जो हमारे रोज़मर्रा में चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं, समाज यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन क्या है। अब शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए हुए परिवर्तनों के बारे में समझाया। चित्र 1.2 में दिखाए गए साधनों का उपयोग हम दैनिक आवश्यकताओं में करते हैं। कृषि कार्य शीघ्र हो, जल्दी हो, इसके लिए क्या विज्ञान की वजह से क्या बनाए गए, ट्रैक्टर बनाए गए, ठीक है। और कृषि यंत्र जैसे थ्रेसर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर, ये सब विज्ञान की ही देन है। अब देखिए कि पहले खेती कैसे होती थी, बैलों और हल की मदद से हुआ करती थी। किसान बैल की मदद से हल को खींचते थे और खेत की जुताई किया करते थे, ठीक है, जिसमें क्या होता था, श्रम भी ज़्यादा लगता था, समय भी ज़्यादा लगता था, है ना, और श्रम और टाइम दोनों ही ज़्यादा लगते थे, ठीक है ना। इसके बाद में अब विज्ञान की मदद से क्या हुआ, ट्रैक्टर बने। ट्रैक्टर से क्या हुआ, आज के समय में जो है ज़्यादातर खेत की जुताई है, खेत का काम, कृषि कार्य जो है ट्रैक्टर के द्वारा ही किया जाता है, यानी जुताई ट्रैक्टर से की जाती है और उसको जुताई करने के बाद जो प्लान किया जाता है वो भी ट्रैक्टर से किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब क्रॉप पक जाती है तो उसकी कटाई भी होती है। कटाई किससे होती है, थ्रेसर से। जिस थ्रेसर में बहुत कम समय लगता है, जबकि पहले के समय में बैलों की मदद से उसको क्या नाम है, पकी हुई फसल, पहले मजदूर या किसान फसल को काटते थे और उसकी फसल से ग्रेन और भूसा किससे अलग करते थे, बैलों की मदद से ही करते थे। उसमें समय भी लगता था बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। आप देखिए अब क्या है, थ्रेसर मशीन के द्वारा फाइन भूसा और ग्रेन बिल्कुल साफ सुथरे निकल आते हैं और ये काम बहुत जल्दी हो जाता है, कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से सीड ड्रिल, हार्वेस्टर क्या है, हार्वेस्टर के द्वारा खड़ी फसल को काट लिया जाता है, यानी इसमें जो फसल को काटने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती थी, वो भी बिल्कुल शॉर्टकट हो गया है हार्वेस्टर, है ना। अब दूसरा है विज्ञान की देन। सेकंड जो देन है विज्ञान की वो क्या है, हम घर बैठे देश विदेश की जानकारी, मनोरंजन टेलीविज़न और रेडियो के द्वारा करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त गैस का चूल्हा बनने से, अब बच्चों बताइए आप, पहले बहुत पुराने समय में दादी नानी के समय में खाना किससे बनता था, चूल्हे से, लकड़ी से, कंडे से बनता था। और उसमें क्या होता था, ये ईंधन के जलने से बहुत स्मोक भी होता था, टाइम भी लगता था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती थी, ठीक है। लेकिन अब विज्ञान की मदद से देखो गैस चूल्हा आ गया, गैस चूल्हा अब आ गया, तो गैस चूल्हे में क्या है, एक तो स्मोक यानी पॉल्यूशन फ्री हो गया और जल्दी काम होता है, इससे खाना पकाना बहुत आसान हो गया। ये किसकी मदद से हुआ, विज्ञान की मदद से। वही कहा, इससे समय और श्रम की बचत होती, साथ ही साथ प्रदूषण भी कम होता है। अब यातायात के साधन को ले लेंगे, हमारे यातायात यानी आने जाने के साधन, जिसके द्वारा यातायात के साधन क्या है, ऐसे साधन जिसके द्वारा इंसान या सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं, उन्हें यातायात के साधन कहलाते हैं। अब यातायात के साधन जैसे जो जमीन पर चलने वाले यातायात, दूसरा रेल की पटरी पर, और तीसरा क्या है, वायु यानी वायु में चलने वाले, और चौथा जो है वो है जल में चलने वाले। ये यातायात के साधन है, ठीक है। इनके द्वारा व्यक्ति एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचता है, या सामान या चीज़ें भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, यातायात के विभिन्न साधन हैं, जैसे रेलगाड़ी है, बस है, कार है ना, और आपका वायुयान है, पानी का जहाज है। ये क्या करते हैं, ये कम समय यात्रा करने में कम समय लेते हैं, बहुत कम समय लेते हैं, जबकि पहले हमारी बैलगाड़ियों से
हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और सामान की ढुलाई भी बैलगाड़ी की मदद से ही करते थे। उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो धीरे 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 विज्ञान ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, ठीक है ना। तो अब आज के समय में कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है किसी काम के लिए और समय भी कम खर्च होता है, ठीक है। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप क्या हुआ? विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप कृषि यंत्रों, यातायात, संचार के साधन, अनेक प्रकार के साधनों और सामग्रियों का विकास संभव हो पाया। ये हम मदद से यातायात के साधनों में उन्नति हुई है, मनोरंजन के साधनों में उन्नति हुई है ना। और क्या हुआ? आपके खाना यानी कृषि खाना बनाने के लिए भी गैस आदि के बनने के कारण क्या हुआ है? खाना बनाना बहुत ईजी हो गया। इसके अलावा आप कृषि कार्य में जो कृषि से संबंधित जो यंत्र विकसित किए गए हैं उनसे कृषि कार्य आसान हो गया और समय, श्रम सभी की बचत हो गई। अब हम देखेंगे विज्ञान के द्वारा संचार के साधनों में प्रोग्रेस, ठीक है, संचार के साधनों में उन्नति। अब संचार के साधनों में क्या है? सबसे पहले पुराने समय में आप जाइए, आपको पता नहीं तो आप अपने घर में दादा दादी या नाना नानी से पूछ सकते हैं कि पहले के समय में हमारे संदेश का आदान प्रदान कैसे होता था। तो आपके दादा दादी या नाना नानी अवश्य बताएंगे। तो बच्चों में बताती हूँ आपको, पहले के समय में हमारे संदेशों का आदान प्रदान पत्रों के माध्यम से होता था। सबसे पहले तो पक्षी तोता है और आप क्या कहते हैं कबूतर आदि के द्वारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता। फिर आगे एडवांस समय में और आए तो पत्रों के माध्यम, अंतर्देशीय कार्ड के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता था। उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था, कई बार इम्पोर्टेंट मैसेज भी मिस हो जाता था। तो इससे क्या होता था और समय बहुत ज़्यादा लगता था। अब देखिए, अब तब के समय को देखिए और आपके समय को देखिए। अब क्या होता है? अब मोबाइल के थ्रू आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं, तुरंत सेकंडों में मैसेज पहुंच जाता है ना, मोबाइल के थ्रू और फैक्स के थ्रू, है ना। इसके फैक्स के थ्रू, ईमेल के द्वारा, इन सब के द्वारा हम मैसेज को सेकंडों में दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये कैसे संभव हुआ? विज्ञान से संभव हुआ। तो वही बोला गया है कि संचार के साधनों तथा अन्य अनेक प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास संभव किससे हो पाया? विज्ञान की मदद से हो पाया, विज्ञान के नियम और सिद्धांतों से ही हो पाया। विज्ञान ने हमारी बहुत सारी समस्याएं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी हैं को सुलझाने में सहायता की। यानी भोजन, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं थी विज्ञान ने सुलझाने की कोशिश की। अब स्वास्थ्य संबंधित मतलब कैसे सॉल्व की उन्होंने? अरे भाई, पहले स्वास्थ्य जब बीमार पड़ जाते थे तो वैद्य लोग नाड़ी देखकर ही ट्रीटमेंट करते थे, वो भी जड़ी बूटी के माध्यम से। तो जड़ी बूटी के माध्यम से क्या होता था? पहले कोई टेस्ट नहीं हुआ करते थे, है ना, तो उसमें वैद्य समझ कर ही नाड़ी को देखकर ही पता लगा पाते थे कि क्या परेशानी है और उसके बेस पर वो जड़ी बूटी की दवा दिया करते थे। उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता था कि क्रोनिकल डिजीज जो है वो ठीक ही नहीं हो पाती थी, इससे डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी पहले। अब देखिए क्या है, अब नई नई मशीनें आ गई हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, नई नई मशीनें आ गई हैं, सोनोग्राफी आ गया है ना, और आपका MRI आ गया है, ठीक है, CT स्कैन, ये सब टेस्ट हैं और तरह तरह के ब्लड टेस्ट अभी तक पता चल चुके हैं ब्लड टेस्ट के बारे में। इसके अतिरिक्त तरह तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन्स आ गई हैं और अब जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो टेस्ट के माध्यम से हो रहा है। सबसे पहले आप डॉक्टर से जाएंगे किसी भी प्रॉब्लम को लेके तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि ये टेस्ट कराओ। इसके बाद टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के बेस पर ही डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और रिपोर्ट के माध्यम से ट्रीटमेंट करने से पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है, एक्चुअल डिजीज़ का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये विज्ञान की मदद से ही संभव हो सका है बच्चों। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया। विदेश में होने वाली विभिन्न समारोह का सीधा प्रसारण हम टेलीविज़न पर देख पाते हैं ना कि मोदी जी कहाँ से अपना स्पीच दे रहे हैं, ये भी हम अपने घर बैठे, या कहाँ पर विदेश में या अदर कंट्री में मैच हो रहा है हम घर बैठे देख पाते हैं, है ना।
किसकी मदद से ये संभव हुआ? विज्ञान की मदद से। और हम इन चीज़ों का डेली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। मोबाइल फोन यानी टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन द्वारा हम दूर स्थित व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, है ना। यह सभी विज्ञान के द्वारा संभव हो सका है। मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही रूप में अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा। यानी मनुष्य में हमेशा जानने की तीव्र इच्छा रही। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने के इच्छुक होंगे। आगे देखते हैं बच्चों। हम देखेंगे, ये ट्रेन देख रहे हैं आप, ये ट्रेन है, ठीक है। और दूर संचार प्रणाली यानी उपग्रह, और ये हमारा बस है, कार और ट्रैक्टर, ठीक है, देख रहे हैं ना। फैन, यहाँ तक कि जो भी हम सुविधा ले रहे हैं, जिन साधनों का हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब विज्ञान की मदद से हुआ है। जैसे पंखा है, कूलर है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, हमारा एसी है, यानी जो मोटर है, जो भी आप चीज़ अपने घर में देख रहे हैं वो विज्ञान की मदद से ही पॉसिबल हो पाया है बच्चों। चाहे वो किसी क्षेत्र में हम चीज़ें लें, जैसे हम एरोप्लेन को देखेंगे या टेलीविज़न को देखेंगे या लैंडलाइन फ़ोन देखेंगे या हमारा कीपैड फ़ोन देखेंगे या एंड्रॉयड फ़ोन जो आजकल बहुत चल रहे हैं, वो सभी विज्ञान के नियम सिद्धांतों से ही बने हैं, जिसका पूरा समाज लाभ उठा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना योगदान दिया। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत सारे कार्यों को आसान बना दिया ना। अभी आपको बताया, चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, है ना। ये सब क्या है? ये विज्ञान ने बहुत ईजी बना दिया है। अब देखते हैं बच्चों, तालिका में देखते हैं क्षेत्र परंपरागत प्रयोग में आने वाले पहले साधन। जो पहले साधन यूज हो रहे थे वो परंपरागत साधनों के बारे में बताया, और वर्तमान में विज्ञान की देन से कौन से साधन यूज हो रहे हैं वो भी। तो भोजन के क्षेत्र में, भोजन किससे बनता था पहले बताइए? मिट्टी के चूल्हे से बनता था। गांव में मिट्टी का चूल्हा आज भी मिल जाएगा, कंडे भी मिल जाएंगे, ठीक है, कंडे भी मिल जाएंगे, लकड़ी भी मिल जाएगी। मिट्टी के पारंपरिक बर्तन, धातुओं से निर्मित बर्तन। पहले मिट्टी के बर्तन यूज होते थे और फिर धातुओं के बर्तन धीरे धीरे बनने लगे। ये विज्ञान की मदद से ही धातुओं के बर्तन भी बने, ठीक है। अब आजकल जो यूज हो रहे हैं वो हैं गैस चूल्हा। घर में आपके घर में किससे खाना बन रहा है? गैस चूल्हा से बन रहा है ना। अब ओवन से, इसके अलावा आपके पास माइक्रोवेव ओवन भी होगा, ठीक है ना। माइक्रोवेव ओवन है और सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन हैं, इंडक्शन चूल्हा आदि ये घरों में अक्सर कर मिल ही जाते हैं, क्योंकि इन्हीं का ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये क्या विज्ञान की मदद से संभव हुए? यानी पहले जो आयरन मेटल से बर्तन, यानी कहने का मतलब है पहले कॉपर के बर्तन, फिर आयरन के बर्तन, है ना, फिर पीतल के बर्तन, फिर स्टेनलेस स्टील के बर्तन बने। ये किसकी मदद से? विज्ञान की मदद से। नॉन स्टिक बर्तन यानी ऐसे बर्तन जिस पर खाना नहीं चिपकता है उसे कहते हैं नॉन स्टिक बर्तन, नॉन स्टिक। इंडक्शन चूल्हा ये सब विज्ञान की मदद से ही बन पाए हैं बच्चों। इसका लाभ पूरा समाज उठा रहा है। अब कृषि के क्षेत्र में देखेंगे, पहले क्या था? पहले हमारे कृषि के परंपरागत साधन कौन से थे? हल, बैल, कुआं, रहट और गोबर की खाद। यानी हल के द्वारा कृषि कार्य होता था, हल और बैल के द्वारा, और कुएं हुआ करते थे जिससे खींच करके हम लोग अपने घरों में पानी ले जाते थे और जिसका पीने में यूज करते। रहट कुएं पर ही लगाया जाता था, बकेट टाइप होती है गोल गोल, उसको बैल की मदद से खींचा जाता था। वो बकेट नीचे जाती थी, यानी कुएं में जाती थी, कुएं से भर करके सारी ऊपर तक आती थी, जिसका पानी किसी बर्तन में निकाल लिया जाता था, ठीक है। मैंने भी बहुत पहले देखा था रहट, जो आपको बता रही हूँ। अब जो कृषि के नए मॉडर्न साधन क्या हैं? ट्रैक्टर हैं, नहरें हैं, ट्यूबवेल है, और ये तो सिंचाई के साधन हो गए। इसके अलावा पहले जो गोबर की खाद यूज होती थी, आज कौन सी खाद यूज हो रही है? रासायनिक, यूरिया, फास्फेट, पोटास और उन्नत बीजों का, कीटनाशक दवाइयों का यूज हो रहा है, जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो रही। पहले क्या होता था? पहले कीटनाशक दवाइयों का यूज नहीं होता था, जिससे
फसल में कीड़े लग जाते थे और कीड़े फसल को नुकसान पहुंचाते थे और उन्हें खा जाते थे, जिससे किसान को बहुत लॉस होता था, नुकसान होता था। ठीक है। थर्ड पॉइंट है यातायात, यानी बैलगाड़ी तांगा। पहले जो हमारी परंपरागत साधन थे, बैलगाड़ी तांगा, ऊँट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या सामान पहुंचाते थे। आजकल बस, कार, स्कूटर, वायुयान, पानी का जहाज, रेलगाड़ी, ये सब हमारे मॉडर्न साधन हैं यातायात के। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मनोरंजन। पहले मनोरंजन किससे हुआ करता था? पहले मनोरंजन नाटक, नौटंकी से, बिरहा, कठपुतली, नृत्य से। आजकल किससे हो रहा है? आजकल मनोरंजन टेलीविज़न से हो रहा है, रेडियो से हो रहा है और मोबाइल से हो रहा है। ठीक है। और किससे हो रहा है? कंप्यूटर से हो रहा है, वीडियो गेम से हो रहा है, DVD से हो रहा है, इनसे मनोरंजन हो रहे हैं। संचार, यानी पहले संदेश वाहक डाक द्वारा हुआ करते थे, आजकल मोबाइल से, टेलीफोन से, फैक्स से, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट के द्वारा संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। 6 पॉइंट है चिकित्सा, रोगों की जांच हेतु। पहले क्या होता था? रोगों की जांच हेतु क्या करते थे? नाड़ी देखकर अनुमान लगा करके दवाई देते थे। ठीक है। और अब आजकल क्या है? मलमूत्र, खून परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, इंडोस्कोपी, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स, मतलब इंडोस्कोपी, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, ये सारी मेडिसिन्स और टेस्ट्स हैं जो आज के समय में यूज हो रहे हैं। उपचार, देखिए जांच जो होती थी रोगों की, वो जो पहले क्या होता था? अनुमान लगाते थे। आज के समय में मलमूत्र की जांच होती है, खून का परीक्षण होता है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एंडोस्कोपी। और उपचार किससे होता है? एंटीबायोटिक मेडिसिन से होता है, एनाल्जेसिक मेडिसिन से होता है, जबकि पहले घरेलू उपचार होते थे। अब शिक्षा के क्षेत्र में पहले देखिए बच्चों, गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पर गुरुजी रहते थे और बच्चे रहते थे, और बच्चे भी वहीं गुरुकुल में रहते थे, घर में नहीं आते थे, और जो गुरुजी बताते थे वही कार्य करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे और गुरुकुल का काम भी करते थे और वहाँ गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन इसके बाद विद्यालय में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन करवाया जाने लगा। अब जो है, आप कैसे शिक्षा चल रही है, किस तरह से शिक्षा चल रही है? यानी अब इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र में से छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता परक शिक्षा, एडुसेट, यानी एजुकेशन सैटेलाइट के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब 8 नंबर है अंतरिक्ष। पहले क्या था? साधारण दूरबीन वेधशालाएं होती थी। अब क्या है? चंद्रयान, वन, रडार, मंगलयान आदि हैं। रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में पहले रक्षा अपनी किससे की जाती थी? भाला, तलवार, तीर, धनुष, गदा आदि के द्वारा। लड़ाई में यही तो देखा होगा आपने महाभारत में, रामायण में, इन सब में यही देखा है ना। क्या धनुष तीर देखे ना। गदा, हनुमान जी गदा का अक्सर प्रयोग करते हैं, बलराम जी ने भी गदा का प्रयोग किया था, है ना। तो ये सब का पहले यूज होता था, बहुत पहले। अब किसका यूज हो रहा है रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में? पिस्तौल, बंदूक, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि का यूज हो रहा है। ठीक है। ये सब विज्ञान की मदद से ही पॉसिबल हो पाया। अब विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं, विज्ञान का उपयोग किया तो बहुत सारी समस्याएं हल हो गई, लेकिन अब इसका ज़्यादा उपयोग करा, यानी दुरुपयोग, आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करना दुरुपयोग कहलाता है। तो विज्ञान के दुरुपयोग से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ये देखते हैं बच्चों। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया ना। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसे विज्ञान ने प्रभावित न किया हो। विज्ञान ने मनुष्य को जहाँ अपार सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं उसके दुरुपयोग या असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल, यानी विज्ञान की प्रगति से फलस्वरूप में क्या हुआ? यातायात के साधन यानी बस, मोटर, ट्रक, ये सब बने, और जिनको चलाने के लिए क्या फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल आदि की आवश्यकता होती है, और जिसके जलने से स्मोक बनता है, धुआं बनता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करते थे। कहने का मतलब आज के समय में यातायात के बहुत ज़्यादा साधन हो गए,
जिससे क्या हुआ, पॉल्यूशन बढ़ गया, हमारी एटमॉस्फेयर बहुत गंदा हो गया है ना, यानी असंतुलित हो गया। तो ये विज्ञान के दुरुपयोग ही हुए हैं। सेकंड पॉइंट है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। यानी कीटनाशक दवाओं से कृषि कार्यों में उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, लेकिन इसकी ज़्यादा प्रयोग से क्या हुआ, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले कछुआ, सांप आदि की संख्या घटती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है भूजल के असंयमित दोहन, यानी भूमि के जल की असंयमित यानी आवश्यकता से ज़्यादा यूज से क्या हो रहा है, वाटर लेवल डाउन हो गया है, यानी जल स्तर नीचे गिर गया, जिससे कुआं तालाब सूखते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, यानी जो संगीत और लाउड स्पीकर की बहुत तेज तेज आवाज़ आती है, उससे क्या होता है, हालांकि ये चीज़ बनी है विज्ञान से, बट इसका ज़्यादा यूज करने से हमारी समस्या का एक कारण बन गए हैं। इससे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, जो हमारे ब्रेन पर यानी ह्यूमन ब्रेन पर दुष्प्रभाव जिससे पड़ रहा है। नेक्स्ट है मानव बस्तियों में कूड़े कचरे या अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में क्या हो रहा है, मानव जीवन संकटग्रस्त, यानी गंदगी फैल रही है, यानी पॉल्यूशन फैल रहा है। पॉल्यूशन यानी हमारे एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है ना, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ये सभी हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है, यानी रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन की लेयर है जो रक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करती है, यानी सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ तक आने से रोकती हैं। अब चूंकि हमारे अर्थ पर यानी एटमॉस्फेयर इतना गंदा हो रहा है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, ओजोन की लेयर पतली हो रही है और कहीं कहीं पर तो छिद्र भी हो गया, इतनी पतली हो गई, जिससे क्या हो रहा है, जिससे सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे पृथ्वी तक पहुंच जा रही हैं। ठीक है, जो पौधों और जंतुओं के लिए बहुत नुकसानदेह है। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु ऊर्जा के समुचित उपयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया था। यानी परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था, परमाणु बम गिराया गया था ना, उसके कारण परमाणु बम में बहुत ऊर्जा होती है, इसके कारण बहुत सारे लोगों का जीवन खत्म हो गया था। रेफ्रिजरेटर, नेक्स्ट पॉइंट रेफ्रिजरेटर यानी हमारे फ्रिज या एसी में एयर कंडीशनर में प्रयुक्त जो गैस है, वायुमंडल में कौन सी गैस है, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, यानी फ्रिज और एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और ये गैस बहुत खतरनाक है, यानी हमारी ओजोन लेयर का क्षरण करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी चीज़ फॉसिल फ्यूल के जलने से या जो भी चीज़ जल रही है उसे कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जाती है, हमारे वायुमंडल में छा जाती है, वायुमंडल में छा कर क्या करती है, हमारी ओजोन लेयर का क्षरण करती है। ठीक है ना बच्चों, तो ये विज्ञान के अत्यधिक यानी अनावश्यक प्रयोग से होने वाली हानियाँ हैं, समस्याएँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक खोजों में भारतीय विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान, यानी जो भी विज्ञान की वैज्ञानिक खोजें हुई हैं वो खोजों को भारतीय वैज्ञानिकों ने और विदेशी वैज्ञानिकों ने किया है, यानी भारतीय वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिकों का बहुत योगदान रहा है। जैसे सीमा ने अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया है कि मुझे उन वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में जानने की बहुत इच्छा हो रही है, उत्सुकता है, क्योंकि जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की हैं। शिक्षिका ने बताया कि प्राचीन काल से ही भारतीयों ने वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में नेतृत्व किया है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटी के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों की उपचार विधि का विकास किया। किसने?
उपचार यानी जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किसने किया? चरक ने, यानी वैज्ञानिक चरक ने। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया। श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे, यानी श्रीधराचार्य जो है वर्ग समीकरण हल करने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों एवं उनकी खोजों को तालिका में बताया गया है। देखिए, ये आप देखेंगे, ये भारतीय वैज्ञानिक है और उनका योगदान। भारतीय वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने क्या करा? पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया। सेकंड है सर सीवी रमन ने प्रकाश विकिरण यानी रमन इफेक्ट के बारे में बताया। एस रामानुजम ने संख्या सिद्धांत बताया। एस एन बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स गॉड पार्टिकल के बारे में बताया। फिफ्थ है मेघनाथ साहा ने तापीय आयनीकरण या साहा समीकरण बताया। 6 नंबर टी आर शेषाद्री ने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या औषधि विज्ञान। ठीक है। 7th है होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया। 8th है विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बताया। 9th है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र मिसाइल मैन यानी मिसाइल बनाई इन्होंने। ठीक है। 10th है डॉक्टर कस्तूरी रंजन प्रक्षेपण शास्त्र में इन्होंने कार्य किया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिकी कोड की स्थापना की। एंड 12th है सुब्रमण्य चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान के बारे में खोजें की। एंड 13th है कल्पना चावला ने अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया या खोज की। अब ये देखिए, ये आपके जो कुछ वैज्ञानिकों के चित्र दिए हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं। नंबर 1 आर्यभट्ट है, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, कल्पना चावला और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं बच्चों विदेशी वैज्ञानिक और उनके योगदान। अभी तक आपने भारतीय वैज्ञानिक उनके योगदान देखा, अब विदेशी वैज्ञानिक उनके योगदान के बारे में जानेंगे। नंबर 1 है एडवर्ड जेनर। ये रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन बनाई। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन मेडिसिन बनाई। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। नंबर 4 है गैलीलियो ने दूरबीन बनाया। थॉमस एडिसन अल्वा ने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब बनाया। 6th है मार्कोनी ने रेडियो बनाया। ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत बनाए। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया, यानी कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। माइकल फैराडे ने डायनेमो बनाया। विलियम रोंटगन ने एक्सरे किरणों के बारे में बताया। रोंटगन ने एक्सरे किरणों की खोज की। और टेलीविज़न की खोज जॉन लोगी बियर्ड यानी JL बियर्ड ने की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को बताया। तो ये विदेशी वैज्ञानिक और उनके योगदान हो गए। अब कुछ विदेशी वैज्ञानिकों के पिक्चर्स दिए हैं, जैसे एडिसन अल्वा ये हैं हमारे थॉमस एडिसन है। और ये कौन है? मार्कोनी, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ और भी जाने यानी इस चैप्टर की जो खास पॉइंट है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें कुछ और भी जाने में है। नंबर 1 है भारतीय विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? सर सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्य चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीके में भी आते हैं और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। सो आप लोगों को ये लर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसको शॉर्ट में कहते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उनके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे संक्षेप में इसरो भी कहते हैं। इस इसरो की स्थापना कब हुई बच्चों? 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। यानी बेंगलुरु में क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए जाते हैं, का डिजाइन किया जाता है और उसको बनाए जाते हैं। इसके बाद कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी पृथ्वी की कक्षा में ही उन्हें शिफ्ट किया जाता है कि पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसमें कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से हैं? दूरसंचार, मौसम विज्ञान। कृत्रिम उपग्रह जो प्रक्षेपित किए जाते हैं वो किन उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं? यानी दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिए, आपदा, नौवहन और समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि प्रमुख हैं। यानी जो भी हमें जो हम अपने मोबाइल को चला पा रहे हैं वो उपग्रह के माध्यम से चला पा रहे हैं, है ना, वहीं से नेटवर्क आता है। मौसम विज्ञान के बारे में जो आपको जानकारी टीवी में मिलती है, मोबाइल पे मिलती है, वो सेटेलाइट के माध्यम से ही पता की जाती है। आपदा यानी कौन सी परेशानी आने वाली है, आंधी आने वाला, तूफान आने वाली और ओले पड़ने वाले हैं, इन सब की जानकारी हमें किससे पता चलती है? सेटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, और शिक्षा संबंधी भी सेटेलाइट है, जैसे एडुसेट कहते हैं। ठीक है ना, तो सेटेलाइट हैं जो निम्नलिखित यानी जो मैंने बताए उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पृथ्वी की कक्षा में शिफ्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, हमने कौन कौन से खास पॉइंट सीखे हैं। तो देखते हैं, नंबर 1 है दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल सुखमय बनाया है। सेकेंड है विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका, यानी विज्ञान के योगदान से ही विकास संभव हो पाया है। विज्ञान की खोज आविष्कारों का दुरुपयोग हो रहा है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन आदि से उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति तो हुई है, परंतु पर्यावरण असंतुलित हो रहा है और मानव जीवन संकट में होता जा रहा है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसका भी कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके, टेक केयर।